तो ये वीडियो नंबर 3 हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो सिंगल कंपोनेंट्स हमने कर लिए थे कि अगर केवल एल कनेक्ट है, केवल कैपेसिटर कनेक्ट है या केवल रजिस्टर कनेक्ट है तो वोल्टेज की इक्वेशन और करंट की इक्वेशन हम बनाना सीख लिए थे। अब हम बात कर रहे हैं दो कंपोनेंट्स की, आर एल सर्किट, मतलब एक तो रजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है। इसको आपने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ये एसी सोर्स है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो इसका किसी टाइम टी पे हमने मान लिया कि यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है और वोल्टेज ई है, और उस वक्त जब वोल्टेज ई है उस टाइम करंट इसमें फ्लो हो रहा है आई, तो करंट रेजिस्टेंस में फ्लो होगा आई, करंट इसमें भी फ्लो होगा आई। रेजिस्टेंस का काम है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे कहते हैं वी आर, आर के अक्रॉस, और इंडक्टर के अक्रॉस जो होता है उसे कहते हैं वी एल। तो वी आर की डायरेक्शन तो सेम होगी क्योंकि रेजिस्टेंस का काम है वोल्टेज और करंट को सेम फेज में रखना, लेकिन इंडक्टर का काम है वोल्टेज को लीड कराना। तो वो लीड कैसे करेगा, इससे 90 डिग्री आगे चलेगा। ये वोल्टेज हो गई वी एल, इट्स वोल्टेज वी एल, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब आप किरचॉफ रूल अप्लाई कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो नेगेटिव, तो माइनस वी आर माइनस वी एल प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ई की वैल्यू आ गई वी आर प्लस वी एल, वी सी, ओ सॉरी वी एल है, दिस इज़ वी एल, वी आर प्लस वी एल। लेकिन ये वेक्टर्स हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट में जो वोल्टेज होती है या करंट होती है वो वेक्टर की तरह ट्रीट होती है। उसका कारण है क्योंकि इनकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं, तो इस पर वेक्टर लगा देंगे इन वेक्टर फॉर्म, ई वेक्टर इज इक्वल टू वी आर वेक्टर प्लस वी एल वेक्टर। अब फेजर डायग्राम बनाएंगे। करंट इस डायरेक्शन में है, वी आर करंट की डायरेक्शन में है, और वी एल करंट से लीड कर रहा है, ये वेक्टर है। इस वी एल को उठा के वी आर पे एज इट इज रख दिया, क्योंकि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कहीं भी लेके जा सकते हो अगर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो ये वी एल है, ऐसे कैसे यहाँ रख दिया, और वी आर के ऊपर वेक्टर साइन लगाएंगे तो वी आर ये हो गया। अब ये एक पैरेललोग्राम बन गया जिसकी दो साइड, एक साइड वी एल है एक साइड वी आर है, और इनका एडिशन ई के इक्वल होगा, मतलब ये जो डायगोनल होगा वो ई के इक्वल होगा। तो आप एज ए वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं इसे, तो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर प्लस 2 वी आर कॉस, इनके बीच में एंगल, तो वी आर इधर है, वी एल इधर है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, कॉस 90 0 होता है। ई इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अगर आप फेजर डायग्राम नहीं बनाते तो इनके बीच का एंगल ही पता नहीं लगता और फिर सॉल्व ही नहीं कर पाते इसका, इसलिए फेजर डायग्राम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ई इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर की वैल्यू आई आर एंड वी एल की वैल्यू आई एक्सएल। एक्सएल जो होता है इसका मतलब होता है इंडक्टेंस अक्रॉस इंडक्टर। देखिए ये हमारा वोल्टेज आ गया है अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई एक्सएल स्क्वायर। इन दोनों से आई स्क्वायर कॉमन लेंगे, आई स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आई स्क्वायर को अंडर रूट से कॉमन लेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा ई इक्वल्स टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ई बाई आई करेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। जब भी दो कंपोनेंट होते हैं तो वोल्टेज अपॉन करंट को हम इम्पीडेंस कहते हैं, सर्किट का इम्पीडेंस जेड से नोट होता है, इट इज इम्पीडेंस ऑफ आर एल सर्किट। ये इसकी वैल्यू हो गई, तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है इसका Z का। अब आता है कि अगर मान लो वोल्टेज और करंट के बीच में फाई एंगल बन रहा है तो tan फाई की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर tan फाई की वैल्यू हो सकती है वी एल अपॉन वी आर परपेंडिकुलर बाय बेस, ये tan फाई की वैल्यू हो गई। तो फाई इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स वी एल अपॉन वी आर। फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। नेक्स्ट है टॉपिक
RC सर्किट मतलब व्हेन अ रजिस्टर एंड अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद AC सोर्स। इसमें एक रजिस्टर लिया, एक कैपेसिटर लिया, उसको AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया। इस AC जनरेटर के अक्रॉस वोल्टेज मान लिया किसी टाइम t पर E है और उस टाइम करंट फ्लो हो रहा है I। तो करंट की डायरेक्शन हमें मालूम है, करंट की डायरेक्शन हमें मालूम है। और जो VC होता है वो क्या करता है, वो करंट को लीड कराता है, तो VC पीछे हो जाएगा, VC इससे 90 डिग्री पीछे हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर का नेचर होता है वो करंट को लीड कराता है। OIC से हमें याद रखना है ये चीज़। और इसका फेजर डायग्राम अगर हम बनाएं, करंट की डायरेक्शन VC पीछे कर दिया और VR सेम डायरेक्शन में कर दिया VR। चूँकि ये वेक्टर है और अगर किरचॉफ रूल लगाएंगे तो आएगा -VR माइनस VC प्लस E इक्वल्स टू 0। तो E की वैल्यू आ जाएगी VR प्लस VC और वेक्टर फॉर्म में से लिखेंगे E वेक्टर इक्वल्स टू VR वेक्टर प्लस VC वेक्टर। और इसी वेक्टर फॉर्म के बिहाफ पे हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में VR है और VC उसके पीछे है। इस VC को उठा के एज इट इज़ आगे रख दिया, यहाँ पर वेक्टर है ये, और VR को उठा के यहाँ रख दिया। और VR ये रहा, VR और VC का जो रिजल्टेंट है वो E है। अब इनके बीच में एंगल हम फाई मान लेते हैं और E इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट VR प्लस VC, VR का स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2VR VC कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 0 होता है तो E इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। VR होता है IR, VC होता है IXC। XC को बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, सॉरी इम्पीडेंस ऑफ द कैपेसिटर, नहीं सॉरी ये कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है इसे अभी फ़िलहाल XC से डिनोट करते हैं। इसे इम्पीडेंस तो कर रिजल्टेंट वाले को बोलेंगे, फ़िलहाल इसे हम जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं इसे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और इसके साथ जो आएगा रिजल्टेंट वो इम्पीडेंस होगा। तो यहाँ से E इक्वल्स टू लिख दिया अंडर रूट I स्क्वायर कॉमन दोनों से, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, I कॉमन को बाहर ले लिया, E बाई आई इजिकल टू आ गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। E बाई आई को इम्पीडेंस कहते हैं, तो इम्पीडेंस हो गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ये हमारा इम्पीडेंस आ गया। और देखिए अगर हमें tan फाई निकालना है तो tan फाई आ जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर तो क्या है VC और बेस क्या है VR। VC की वैल्यू IXC, VR की वैल्यू IR, I से I कैंसिल, XC बाई R। तो फाई इजिकल टू आ गया tan इनवर्स XC बाई R। फाई क्या है, फेज डिफरेंस है वोल्टेज एंड करंट में। नेक्स्ट कंपोनेंट है LC सर्किट। इंडक्टेंस और कैपेसिटर से मिलकर जो सर्किट बना, ये इंडक्टेंस है इसका, ये कैपेसिटर लगाया, इसके साथ हमने वोल्टेज कनेक्ट कर दिया। ये इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है। अब देखिए यहाँ किसी टाइम t पर मान लीजिए V वोल्टेज की बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, और वोल्टेज है E और उस टाइम करंट फ्लो रहा है I इसमें से गया, I इसमें से भी गया, दोनों में से करंट पास हुआ। इसकी टेंडेंसी है वोल्टेज को आगे करना, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज VL होगा वो करंट से लीड करेगा और OIC इसमें करंट लीड करेगा तो VC पीछे बन जाएगा। ये यहाँ पर VC लिखा है। अब आपने किरचॉफ रूल लगाया, -VL माइनस VC प्लस E इक्वल्स टू 0, तो E इक्वल टू आ गया VL प्लस VC। वेक्टर फॉर्म लिखा, E वेक्टर इक्वल्स टू VL वेक्टर प्लस VC वेक्टर। फेजर डायग्राम बनाया, ये करंट है और अब हमने मान लिया कि VL ग्रेटर देन VC है। कुछ मान के ही फेजर डायग्राम बन सकता है, क्योंकि ये अपोजिट नेचर के हैं तो हम मान रहे हैं VL ग्रेटर देन VC है। तो VL को बड़ा दिखा दिया, VC छोटा दिखा दिया, वेक्टर लगा दिए। तो VL प्लस VC वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? अगर आप इसे फार्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं अंडर रूट वाले तरीके से तो भी सॉल्व होगा, अदरवाइज़ ये जस्ट अपोजिट है। तो एक को अगर हम पॉजिटिव माने
दूसरा अपने आप नेगेटिव हो गया तो ये आ जाएगा वी एल माइनस वी सी के इक्वल। तो देखिए ध्यान से एक बार, ये बना वी एल वैक्टर प्लस वी सी वैक्टर, या सिंपली बिना वेक्टर के वी एल माइनस वी सी, दोनों वैलिड है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वी एल वैक्टर प्लस वी सी वैक्टर लिखना पड़ेगा, और बिना वेक्टर के वी एल माइनस वी सी। अब देखिए इसका फेजर डायग्राम बन गया है, तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो नेट वोल्टेज आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वी एल स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस 2 वी एल वी सी कॉस 180 डिग्री। इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है। कॉस 180 -1 होता है तो ये आ जाएगा वी एल स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर माइनस 2 वी एल वी सी, क्योंकि -1 रखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो वी एल स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर माइनस 2 वी एल वी सी, और ये वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इजिकल टू आ जाएगा वी एल माइनस वी सी। अभी ये तब आया है जब हमने वी एल को बड़ा माना है, हो सकता है वी सी बड़ा हो, तो इसको लिखने का बेस्ट तरीका होता है वी एल डिफरेंस वी सी। मतलब ये जो वोल्टेज आएगा वो वी एल और वी सी का डिफरेंस होगा। अगर वी सी बड़ा है तो वी सी पहले लेंगे, उसमें से वी एल को माइनस करेंगे, और वी एल बड़ा है तो वी एल में से वी सी को माइनस करेंगे। ये डिफरेंस का साइन है, तो वोल्टेज डिफरेंस फॉर्म में लिखने का ये तरीका है। इसमें देखिए जो फेजर डायग्राम है वो बना लिया आपने। tan फाई की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो फाई इजिकल टू आ जाएगा tan इनवर्स 0। कारण क्या है कि वी एल और वी सी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रहा, और नहीं बन रहा तो एंगल कितना आएगा 0 डिग्री। मतलब करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी बेटा, अगर हम फेजर डायग्राम से देखें तो यहाँ पर वी एल और वी सी का रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा था, ऐसे आ रहा था, और करंट इस तरफ थी, तो करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा। इसमें फाई की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा LCR सर्किट। उसमें आपने एक L दिखा दिया, एक C दिखा दिया, एक R दिखा दिया। LCR सर्किट हो गया ये। सिंपली तीनों सीरीज़ में है, किसी टाइम t पर वोल्टेज E है, ये प्लस बन रहा है, माइनस बन रहा है, और करंट फ्लो रही I, तो करंट तीनों में I दिखानी पड़ेगी आपको, I। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VR, वो करंट की डायरेक्शन में होगा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो करंट से लीड करेगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसमें करंट लीड करेगी। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है इस तरह से बनेगा। और सबसे पहले किरचॉफ रूल चलाएंगे, तो -VR -VL -VC, कोई भी कंपोनेंट हो वो हमेशा करंट का अपोज करेगा, इसलिए हमेशा माइनस आता है कि करंट की डायरेक्शन में हमेशा वोल्टेज डाउन होता रहेगा। -VR -VL -VC प्लस E इजिकल टू 0। यहाँ से E इजिकल टू आ गया VR प्लस VL प्लस VC, वेक्टर फॉर्म में आ गया E वेक्टर इक्वल्स टू VR वेक्टर प्लस VL वेक्टर प्लस VC वेक्टर। अब इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। करंट की डायरेक्शन दिखाई, करंट की डायरेक्शन में VR दिखाया, और मान लीजिए VL अगेन हम बड़ा ले रहे हैं, ये VL है, और उसके नीचे ये हम VC दिखा दिया। तो ये फेजर डायग्राम हो गया। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट चेक करेंगे, VL वेक्टर प्लस VC वेक्टर, तो ये आ जाएगा VL वेक्टर प्लस VC वेक्टर, या VL माइनस VC सिंपल। इस VR को उठा के इसके ऊपर यहाँ रख देंगे, ये VR हो गया, और VL प्लस VC को यहाँ रख देंगे तो ये VL प्लस VC हो गया। इन तीनों का रिजल्टेंट इक्वल है। तो एक तो आपने जो ये जो बन रहा है पैरेललोग्राम, इसमें एक साइड तो VL वेक्टर प्लस VC वेक्टर के इक्वल है, एक साइड VR के इक्वल है, तो रिजल्टेंट ही आ जाएगा। ये एंगल फाई मान लिया, तो E आपने लिखा अंडर रूट, इसको मैं एक ही टर्म को यूज़ कर रहा हूँ, VL वेक्टर प्लस VC वेक्टर को हम सिंगल टर्म मान रहे हैं, तो आ जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर प्लस 2 VR ब्रैकेट VL माइनस VC कॉस, इनके बीच में एंगल VR और VL माइनस VC के बीच में एंगल 90 डिग्री है, कॉस 90 0 हो जाता है। तो E की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ये हमारी नेट वोल्टेज आ गया। अभी देखिए यहाँ हमें E कैलकुलेट करना है, तो वो आ गया अंडर रूट IXL
माइनस आई एक्स सी होल स्क्वायर प्लस वी आर की जगह आई आर रख देंगे तो आई आर का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले लेंगे तो ई इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट आई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आई स्क्वायर का अंडर रूट आई बाहर लेंगे और उस आई को ई के नीचे डाल देंगे तो आ जाएगा ई बाई आई इजिकल टू अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ई बाई एड को जेड कहते हैं इम्पीडेंस ऑफ एल सी आर सर्किट, तो उसकी वैल्यू आ गई एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हमें वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच में एंगल, फेज एंगल हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से tan फाई की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर एक्स एल माइनस एक्स सी, मतलब ये है वी एल वाई माइनस वी सी है, ये जो लेंथ है वो वी एल माइनस वी सी है, इसको चलो ऐसे भी कर सकते हैं आप, वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई वी आर बेस हो गया, और वी एल को लिख देंगे आई एक्स एल, वी सी को लिख देंगे आई एक्स सी अपॉन वी आर को लिख देंगे आई आर, आई कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो tan फाई आ गया हमारे पास में एक्स एल माइनस एक्स सी होल अपॉन आर, और अगर एक्स एल और एक्स सी में से हमें नहीं मालूम कौन सा बड़ा है तो फिर एक्स एल डिफरेंस एक्स सी अपॉन आर, और tan फाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स एल डिफरेंस एक्स सी अपॉन आर। एल सी आर सर्किट में एक और टर्म आती है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमें क्या है, मैक्सिमम करंट मिलेगा। हम VL और VC को इस तरह से डिनोट करेंगे कि हमें मैक्सिमम करंट मिले, तो किस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट मिल रहा है, इस अल्टरनेटिंग सोर्स की किस फ्रीक्वेंसी पे हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है करंट मैक्सिमम हो जाए। अब देखिए ये करंट मैक्सिमम करना है हमको, करंट मैक्सिमम होगा कब होगा, जब इम्पीडेंस मिनिमम होगा, क्योंकि करंट मैक्सिमम करना है, ये मैक्सिमम करना है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते वोल्टेज में, और इसकी वैल्यू है एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो करंट मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इम्पीडेंस मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि इम्पीडेंस और करंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम होगा जब एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो जाए। तो जब एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो जाता है, ठीक, उस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो और एक्स एल को लिखते हैं ओमेगा इंटू एल इजिकल टू एक्स सी को लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, और ये हमने लिख दिया रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, ये लिख दिया ओमेगा आर। ओमेगा आर का स्क्वायर यहाँ पर आ गया 1 अपॉन एल सी, और ओमेगा आर आ गया 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और इसकी जगह 2 पाई एफ लिखें, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। ये फार्मूला हमें याद रखना है कि करंट किस फ्रीक्वेंसी पे जब करंट मैक्सिमम होता है उसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा एफ आर लिखते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर होती है।